तो आज हम वेन्यू पाइप्स एंड ट्यूब्स तो इसके बारे में बात करेंगे। उसका पहले बिजनेस मॉडल जान लेते क्या है, उसके रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके फ्यूचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ओवरऑल केपेक्स का प्लान है, तो ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब उनके दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो एक है अपना सीमलेस पाइप्स एंड ट्यूब्स और एक है अपना वेल्डेड पाइप्स एंड ट्यूब्स। तो सीमलेस पाइप्स एंड ट्यूब क्या होता है कि जो एक मटेरियल रहता है वो पूरा सर्कुलर शेप में रहता है, मतलब उसको कोई जॉइंट नहीं। मतलब आप पकड़ लो एक बाउल है, तो एक बाउल ऐसा हाफ और हाफ करके जॉइन नहीं करते, तो बाउल पूरा ही रहता है। तो वैसे टाइप में सीमलेस का मटेरियल रहता है। तो आप जो ऑयल एंड गैस में जो इंडिया में पेट्रोल लेके जाते हैं वो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स, तो वो जो पीछे का जो सिलेंडर टाइप में रहता है ना, शेप टाइप में शेप में, तो वो सीमलेस वेल्डेड पाइप्स एंड ट्यूब सीमलेस पाइप्स एंड ट्यूब है। अब ये वेल्डेड पाइप्स एंड ट्यूब्स क्या है कि उसका एक स्टील का एक पतला शीट रहता है, तो उसको फोल्ड करके बनाते हैं। तो ये उसको है ना जॉइंट्स में बना सकते हैं। मतलब जो अपना एग्जांपल है, आपने देखा होगा अगर आप आउटसाइड में जाते हो, सिटी के बाहर जाते हो, तो आपने एक पाइपलाइन देखा होगा कि एक लंबा पानी का पाइपलाइन रहता है, तो वो लेकिन जॉइंट रहता है, एक पूरा सिंगल पाइप नहीं रहता, उसको बीच बीच में जॉइंट किया रहता है। तो उसको जो जॉइंट कहते हैं या ओवरऑल जो पाइप है, तो उसको वेल्डेड पाइप्स कहते हैं। तो उसमें मोस्टली अपना जो पानी का सप्लाई रहता है, तो ये डेंसिटी जिसका डेंसिटी कम रहता है, जैसे कि वाटर, प्लम्बिंग, तो उसमें ये वेल्डेड पाइप्स का मटेरियल यूज होता है, मतलब ये टाइप के पाइप्स यूज होते हैं। और जो सीमलेस रहता है तो हाई डेंसिटी, मतलब ऑयल, गैस, तो आप समझ लो कि ये दो टाइप के प्रोडक्ट हैं। अब ये दोनों को मिला के कंपनी के ओवरऑल 5 प्रोडक्ट्स है, तो ये मेन मटेरियल है, तो उससे कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब ये B2B कंपनी है। अब जो कंपनी का प्रेजेंस है, तो ये 25% एक्सपोर्ट का है और इंटर अपना जो डोमेस्टिकली है तो वो 75% है। और जो कंपनी का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है ये दोनों मटेरियल का, तो सीमलेस पाइप का 60% है और जो 30 to 35% वेल्डेड पाइप्स एंड ट्यूब्स का है। अब जो जियोग्राफिकली जो कंट्रीब्यूशन आता है जो कंपनी को बिजनेस, तो एक अपना जो गुजरात से आता है, तो वो नियरली 40% आता है और 30% कंपनी का महाराष्ट्र से आता है और बचा हुआ 8.8 जो है तो वो तेलंगाना से आता है और बाकी के स्टेट से भी आता है, ठीक है। लेकिन ये मेजॉरिटी ऑफ 3 स्टेट से, तो वहां से कंपनी का मेजरली बिजनेस आता है। अब जो कंपनी का जिस इंडस्ट्री से बिजनेस आता है, तो 50% इंजीनियरिंग से आता है और बचा हुआ 30% कंपनी का केमिकल बिजनेस से आता है। और जो बचा हुआ है वो बाकी के जो अपने ऑयल एंड गैस, उसके बाद जो बाकी के सेक्टर्स है तो उसमें से आता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ये दोनों है। तो अब हम कंपनी के रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि उनका जो सेल्स का जो ग्रोथ हुआ है तो वो 34% है, मतलब पेस ऑफ ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। उसके बाद EBITDA, तो जो उसके नंबर्स है तो वो 74% से ग्रो है। ये जो नंबर्स मैं बता रहा हूँ ये YOY के नंबर है। और अब उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है तो वो 32% से ग्रो हुआ है। मतलब जो कोर बिजनेस है, तो जो कोर उनका जो बिजनेस है तो उसके मार्जिन्स काफ़ी हेल्दी है। उसके बाद जो EBITDA, जो कंपनी के ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं, तो वो काफ़ी खर्चे काफ़ी कंपनी अच्छे से मेंटेन कर रही है। और जो कंपनी के जो मार्जिन्स है तो वो 20% है। ये पिछले क्वार्टर में भी कंपनी के 20% मार्जिन है, तो ये मार्जिन कंपनी अच्छे खासे मेंटेन कर रही है। अब जो है ना, ये जो रिजल्ट इतना इनका जो ओवरऑल जो नंबर्स इतने अच्छे क्यों आए कि इनके 3-4 रीजंस हैं। पहले तो चीज़ उनका एक्सपोर्ट। अब Q1 FY24 में जून की बात कर रहा हूं मैं, तो उसका जो एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन था वो 2% था। मतलब आप पकड़ लो 7.7 करोड़ का उनका जो कंट्रीब्यूशन था रेवेन्यू में, तो इतना था। अब Q1 FY25 में जो कंपनी का जो एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है तो वो 60 करोड़ है, मतलब ये 12.3%। तो ये कंट्रीब्यूशन है। तो आप देख लो कि ड्रास्टिकली डिफरेंस है Q1 वर्सेस Q1। तो ये मेजॉरिटी ऑफ रीजन ये एक्सपोर्ट से काफ़ी अच्छा बिजनेस है।
हाँ, जो एक्सपोर्ट के जो मार्केट्स है कंपनी के, जो मेजरली बिजनेस आता है, तो यूएसए, यूरोप और मिडिल ईस्ट, तो ये 3 जगहों पे मेजरली आता है। लेकिन ओवरऑल 25 कंट्रीज में कंपनी प्रेजेंट है, लेकिन ये 3 मेजर कंपनीज है, तो उसमें से कंपनी का बिजनेस आता है। अब जो डोमेस्टिकली है ना, तो क्या हुआ है कि जो मेजोरिटी ऑफ पोर्शन उनका जो है वो सीमलेस ट्यूब्स एंड पाइप्स का है, ये 60% है, और 40% वेल्डेड पाइप्स का है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि वेल्डेड पाइप्स और ट्यूब्स का है ना, जो उनका जो ग्रोथ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो वो काफी ड्रास्टिकली मेजर है। मतलब कि जो वेल्डेड पाइप्स का जो ग्रोथ हुआ है तो वो 55% से ग्रो हुआ है, और जो सीमलेस पाइप का बिजनेस है वो 22% से ग्रो हुआ है। मतलब आप डिफरेंस देख लो कितना है, कि इसलिए जो सेल्स का जो नंबर्स है, तो इसमें वेल्डेड पाइप्स का जो नंबर्स आता है तो वो काफी हेवीली ग्रो हुआ है। और उसके साथ जो कंपनी का जो Q1 वर्सेस Q1 का कंपैरिजन बोल रहा हूं, जो कैपेसिटी ग्रो हुआ है उनका इसका वेल्डेड पाइप्स का, वो 3.5x हुआ है, ठीक है। तो ये काफी बड़ा नंबर है। और सीमलेस पाइप्स का भी हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर कंपैरिजन करें जो ग्रोथ हुआ है अपना मैन्युफैक्चरिंग में, तो सीमलेस पाइप्स का कम है, वेल्डेड पाइप्स का काफी ज्यादा बढ़ गया है। कैपेसिटी की बात कर रहा हूं मैं। अब जो कंपनी का जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो 38,000 MTA का है। मतलब क्या है कि पकड़ लो कि जो वेल्डेड पाइप्स है, एक एग्जाम्पल के लिए पकड़ लेते हैं। एक बेकरी शॉप है, उसमें केक्स बन रहे और कुकीज बन रहे। अपना केक्स का पकड़ लेते सीमलेस, और वेल्डेड पाइप्स उसको पकड़ लेते कुकीज। तो ये क्या हुआ है कि इसका जो केक्स का जो प्रोडक्शन है वो 9,400 है, और इसका जो वेल्डेड पाइप्स का जो प्रोडक्शन है अब ये 24,000 है। अगर आप पीछे जाओगे ना, जो पकड़ लेते हैं Q1 FY24 में, तो केक्स का जो प्रोडक्शन था, मतलब सीमलेस पाइप्स का जो प्रोडक्शन था, तो वो कंपनी का पहले पकड़ लेते कि 6,000 था, अब इस Q1 FY25 में 9,000 हो गया। लेकिन जो वेल्डेड पाइप्स का जो प्रोडक्शन था कैपेसिटी, ये अपन पकड़ लेते 12,000। Q1 FY25 में जो था वो 12,000 था। मतलब जो कुकीज बना रहे थे वो लोग, जो 12,000 कुकीज बना सकते थे। अब इस क्वार्टर में, अभी की बात कर रहा हूं, तो उसमें अब 24,000 कुकीज ईयरली बना सकते हैं। मैं ईयरली की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देख रहे हो कि आप जो वेल्डेड पाइप्स का जो कैपेसिटी है वो काफी अच्छा खासा बढ़ गया है सीमलेस पाइप्स के कंपैरिजन में। तो इसलिए इनका और उसके साथ वेल्डिंग पाइप्स का जो ऑर्डर है तो वो काफी अच्छा खासा डिमांड है। ऑयल एंड गैस से काफी इनको मेजरली ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग डिमांड है वहां से। और एक्सपोर्ट का भी उनका जो ऑर्डर है तो वो रिपीट अच्छे से काफी हो रहा है। तो कंपनी एक्सपोर्ट के ऊपर आगे जो अपकमिंग क्वार्टर्स है तो उस पर मोस्टली फोकस कर रही है। और एक कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। अब ये क्या है कि कंपनी क्या करती है, अब क्या हुआ था कि जो मटेरियल है तो ये चाइना से आउटसोर्स करना पड़ता है, ठीक है। रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूं। अब इसका जो ये पिछले जो साल हुआ था तो उसके ऊपर अब वो पॉलिसी निकला था। तो ये पॉलिसी क्या था कि अगर आप पहले चाइना से इंपोर्ट करते थे, तो ये चाइना के जो मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, तो उसके ऊपर डिमांड बहुत था। तो उसकी वजह से वहां पे एक पॉलिसी आया, तो उसके ऊपर टैक्सेशन बहुत बढ़ गया। लेट्स से पकड़ लेते कि 5% पहले टैक्स था, अब 30% हो गया एक्सपोर्ट के ऊपर चाइना से इंडिया में। तो ये मेजरली कंपनियां, जो बाकी के भी कंपनी है, तो वो करती थी। तो ये टैक्स बढ़ाने की वजह से है ना, तो कंपनी ने क्या किया, इससे पहले भी करती थी लेकिन अब ये मोस्टली फोकस करती है अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन में। तो उसमें क्या है कि कंपनी अपना इंडिया में से रॉ मटेरियल आउटसोर्स करती है, फिर उसको अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाती है और फिर उसको सीमलेस पाइप में कन्वर्ट करती है। तो क्या उससे क्या होता है, जो इंपोर्ट कॉस्ट था तो वो कम हो गया। तो इसके वजह से मार्जिन्स और प्रॉफिट के ऊपर कंपनी के काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो और जो अब चाइना से एक्सपोर्ट कर रहे थे तो वो कॉस्ट बढ़ गया, इसकी वजह से जो इनका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है
तो उसकी वजह से इनका भी अच्छा खासा डिमांड बढ़ गया है इंडियन मार्केट्स में। तो ये एक चीज थी इस रिजल्ट में काफी ग्रोथ आने की वजह से। और जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है तो ये 14,000 MTA, मतलब आप समझ लो कि उसके लिए मतलब पकड़ लेते कुकीज के लिए जो मटेरियल लगता है तो उसका जो वो मटेरियल है तो वो 14,000 है, मतलब प्रोडक्शन कर सकती है बैकवर्ड इंटीग्रेशन में 14,000 MTA। ठीक है, आपको टेक्निकल की जानने की जरूरत नहीं, बस आप एक सिंपल लैंग्वेज में पकड़ लो। अब जो कंपनी का जो प्लान है आगे जाके, अब कंपनी केपेक्स कर रही है। केपेक्स कौन से 2 फेज में हो रहा है कंपनी का, फेज 1 और फेज 2। तो उसमें वेल्डेड फिटिंग पाइप्स इसका फेज 1 है, और जो सीमलेस वेल्डेड फिटिंग पाइप्स अपना जो वेल्ड फेज 1 में वेल्डेड पाइप्स एंड फिटिंग्स का है, और जो सीमलेस फिटिंग्स का फेज 2 में। अब ये क्या है कि कंपनी ना आपने अगर आपने गणपति का जो डेकोरेशन किया होगा तो वो जो पाइप्स को आपने अगर पाइप से बेस खड़ा किया होगा तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको एक फिटिंग्स लगा होगा जो तीनों साइड से कनेक्ट होता है। तो जो वो टाइप है, तो वो कंपनी अब प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई कर रही है। तो ये फेज 1 में उसका काम चल रहा है। तो ये अब मेटल या स्टील के बनेंगी। ये जो आपने यूज किया था तो वो प्लास्टिक का था, लेकिन अब कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है तो वो मेटल का रहेगा। और इसके जो अप्रूवल्स, इनके जो क्लाइंट है, अब जो इनका क्लाइंट बेस है तो वो काफ़ी स्ट्रांग है, जैसे कि अदानी, L&T, उसके बाद प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों टाइप के उनके पास क्लाइंट्स है। तो क्लाइंट बेस काफ़ी स्ट्रांग है। तो उनके पास जो अप्रूवल के लिए अगर जो फिटिंग रहता है तो वो आगे भेज रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से फास्ट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे पहले जो कंपनी ने प्रोडक्ट भेजे थे तो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। तो इसकी वजह से कंपनी का जो अप्रूवल है जो फिटिंग्स के लिए, तो वो काफ़ी फास्ट है, क्योंकि जो कंपनी का रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है और ट्रस्ट भी है कंपनी के ऊपर, इसलिए। अब इसका जो रॉ मटेरियल लगेगा तो ये क्या रहेगा कि सीमलेस पाइप्स और जो वेल्डिंग पाइप्स रहता है तो इसका जो वेस्ट मटेरियल रहता है तो उससे ये लोग फिटिंग्स बनाएंगे, तो काफ़ी कॉस्ट सेव कर रहे हैं। तो इससे कंपनी का मार्जिन्स फिर पैट ग्रोथ, इसमें काफ़ी नंबर्स इंप्रूव होंगे इससे। तो ये चीज़ है, ये सीमलेस पाइप फिटिंग्स और अपना जो वेल्डेड पाइप्स फेज 1 में चल रहा है, तो ये दोनों के लिए सेम रॉ मटेरियल जो अपना वेस्ट मटेरियल है जो इन दोनों से आता है तो उसका यूज़ करेंगे। मतलब कंपनी ओवरऑल जो अगर आप देखेंगे तो हाँ, एक और चीज़, उनके ROE, ROCE, उसके बाद जो डेट टू इक्विटी रेशो है, डेट टू इक्विटी रेशो, तो डेट टू इक्विटी रेशो 0.4 है। ये FY24 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये काफ़ी नंबर्स, तो कंपनी की कर्जा तो कंपनी के ओवरऑल कम है। उसके बाद जो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का जो नंबर है तो वो भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर है कंपनी का तो वो 21% है, और ROEC का नंबर है उनका 31%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है। मैंने इससे पहले भी, मैं ये हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, अगर नंबर्स ऊपर जा रहे हैं अपसाइड में, जो कौन सा भी नंबर रहने दो, अगर कंपनी के ROE और ROCE के नंबर्स अगर अपवर्ड्स में है ना, तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है तो वो काफ़ी अच्छे चल रहा है। मतलब आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं, अगर ROCE और ROE का नंबर देखोगे ना आप, तो दोनों में अगर ऊपर जा रहा है ग्राफ तो कंपनी ग्रो ही कर रही है, ठीक है। उसके बाद कंपनी का कर्जा भी कम है, और जो कंपनी फंड रेस कर रही है वो अपना फेज 1 और फेज 2 में, तो ये वारंट्स अप्लाई कर रही है। अब वारंट्स मेथड क्या है? मतलब कि इन्वेस्टर को है ना एक टिकट मिलेगा 10 रुपए का, ठीक है। अब स्टॉक का प्राइस पकड़ लेते हैं कि 150 है, ये टिकट का प्राइस है 10 रुपीज, तो ये बाय करेंगे इन्वेस्टर, ठीक है। अब उसका टिकट का कन्वर्जन 10 रुपीज का टिकट कन्वर्जन रुपीज पकड़ लेते हैं 100 रुपए, तो ये जब टिकट कन्वर्ट करेंगे तो इनका टोटल वैल्यू हो जाएगा 110 रुपीज, ठीक है। अब जो बचा हुआ 40 रुपीज है तो ये इनका प्रॉफिट हो गया। तो इस ऐसे ये शेयर्स मतलब कंपनी देगी इन्वेस्टर को, तो ये टाइप का फंड रेज कर रही है कंपनी, तो ये 40 रुपीज का जो प्रॉफिट है ये शेयर होल्डर को मिलता है, ठीक है।
तो ऐसे कंपनी अपना फंड रेज कर रही है फेज 1 और फेज 2 के लिए। तो अब जो उनका सेल्स का पेस ऑफ ग्रोथ अच्छा है, केपेक्स भी कंपनी अच्छे से प्लान कर रही है, केपेक्स के लिए जो फंड रेज कर रही है वो भी अच्छा है, उनके ROE ROCE, फिर उनका डेट टू इक्विटी, फिर उनका वर्किंग कैपिटल कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो 114 है, तो वो नंबर्स भी काफ़ी कम है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में ये मोस्टली क्या है कि कंपनी का जो सेल्स है वो ग्रो होना चाहिए, केपेक्स करना चाहिए कंपनी ने, उसके बाद जो वर्किंग कैपिटल है और जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है तो वो नंबर्स काफ़ी कंपनी के अच्छे हैं, और फिर ROE ROCE का नंबर्स भी अच्छे हैं। तो अगर आप देखोगे ना तो कंपनी अच्छा खासे अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे काम कर रही है, मैनेजमेंट एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंट है, फिर बिजनेस जो डिमांड है उसका तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल मुझे कंपनी के नंबर्स ग्रोथ के ऊपर अच्छा लगा। आपको क्या लगता है वो बताइए। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट डाउन कीजिए। थैंक यू।